प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सत्यदेव मौर्य जनता विद्यालय इंटर कॉलेज की ऑनलाइन फिजिक्स की क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि गॉस की प्रमेय क्या होती है, उसका निगमन भी जाना था। आज हम लोग गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग को जानेंगे कि मतलब गॉस के प्रमेय की सहायता से कहाँ कहाँ वैद्युत क्षेत्र निकाला जा सकता है, किन किन स्थानों पर वैद्युत क्षेत्र निकाला जा सकता है, उसको पढ़ेंगे। तो ये रहा गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, और उसमें फर्स्ट अनुप्रयोग एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा पढ़ेंगे एक समान रूप से अनंत आवेशित चादर रहेगा, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तीसरा पढ़ेंगे एक समान रूप से आवेशित खोखला गोला है, एक बार हम लोग उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, एक बार हम उसके पृष्ठ पर निकालेंगे और एक बार उसके अंदर निकालेंगे। और जो उसका चौथा एप्लीकेशन है गॉस के प्रमेय का, वह यह है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के प्रमेय से कैसे निकाली जाए, ये चौथा एप्लीकेशन है। ठीक है, इस तरह से हम लोग 4 अनुप्रयोग इसमें पढ़ेंगे। हमारा पहला अनुप्रयोग यहाँ पर है, आइए इसको देखें कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाल सकते हैं आप। तो बच्चों, इसके लिए हमने माना कि यह कोई एक तार है जो अनंत रूप से ऊपर भी बढ़ा हुआ है, अनंत रूप से नीचे भी बढ़ा हुआ, मतलब ये अनंत लंबाई का एक तार है जिस पर एक समान रूप से आवेश हर जगह फैला हुआ है। ठीक है, अब इस तार से स्मॉल r दूरी पर मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट P है, मुझे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, या ये पॉइंट आप यहाँ भी ले सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ दिखाया थोड़ा फिगर ठीक से दिखे, इसलिए पॉइंट P है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। तो अब हम क्या करेंगे, बिंदु P से जाने वाला इस चालक तार के चारों ओर एक गॉसियन बेलन पृष्ठ का रचना करेंगे। किसकी रचना करेंगे? गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की रचना करेंगे, जिसकी त्रिज्या r होगी और इस बेलन की लंबाई कितनी है? स्मॉल l। ठीक है, तो अब चलिए आइए देखते हैं इसमें मुझे करना क्या है। इस बेलन के पास 3 पृष्ठ होंगे, एक ये वाला S1 जो ऊपर से सपाट होगा, तो ऊपर का हिस्सा एक वृत्ताकार डिस्क जैसा होगा, नीचे का भी एक हिस्सा जो है वृत्ताकार डिस्क जैसा होगा। तो वो वृत्ताकार डिस्क सामने से देखने पर समतल ही दिखेगा, तो ये हो जाएगा, ये पहला समतल पृष्ठ वृत्ताकार समतल पृष्ठ S1, और ये भी दूसरा वृत्ताकार समतल पृष्ठ S2, और यह एक वक्र पृष्ठ होगा जो बेलन, जैसे आपने देखा होगा बेलन, किसी आयताकार कागज को आप मोड़ देंगे ऐसे, तो वह एक बेलन बन जाएगा। तो वो जो मुड़ा हुआ पार्ट है वह होता है वक्र पृष्ठ, वो बेलन का वक्र पृष्ठ कहा जाता है। उस वक्र पृष्ठ को हमने यहाँ S3 मान लिया। इसका मतलब मुझे यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें 3 पृष्ठों का अध्ययन करना पड़ा। S1 सपाट, मतलब ये समतल वृत्ताकार पृष्ठ S1, समतल वृत्ताकार पृष्ठ S2 और वक्र पृष्ठ S3 का अध्ययन करना हुआ। आइए यहीं पर पहले समझ लेते हैं कि S1 से क्या कोई फ्लक्स निकल सकता है बाहर, S2 से क्या कोई फ्लक्स बाहर निकल सकता है, S3 से कितना फ्लक्स निकलेगा ये देख लेते हैं यहीं पर, फिर मैं निगमन को आसानी से कर दूंगा। एक देख लीजिए कि ये जो S1 है, अब चूंकि अगर मान लीजिए अब जैसे ये चाक है, ये चाक का अगर हम इस वाले पृष्ठ पर, ये जो सामने का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस पे एरिया वेक्टर खींचे तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। और चूंकि ये आवेशित चालक तार है, तो यहाँ से इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी बाहर की तरफ जाएगी। तो अगर ये चालक तार है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी, और एरिया वेक्टर ऊपर चला गया, तो एरिया वेक्टर ऊपर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, तो इनके बीच का जो ये एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। और आप लगाएंगे φ1 बराबर EDA, वेक्टर E डॉट D, आप इसको लगाएंगे तो EDA cos 90 दे देगा और रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि इस सपाट पृष्ठ से जो वृत्ताकार था, इससे निकलने वाला फ्लक्स 0, यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स क्या हो गया? 0 हो गया। उसी तरह से आप देखेंगे कि द्वितीय पृष्ठ S2 से भी निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स बाहर हो जाएगा। क्यों? चाक का नीचे वाले पोर्शन का एरिया वेक्टर नीचे, और फिर से वही
विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हो गया तो फिर से यही रिजल्ट आता हुआ देखिएगा आपको कि φ2 बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, φ2 बराबर भी। ठीक, अब आइए देखते हैं S3 कैसे निकलेगा। माने वक्राकार पृष्ठ से जो वक्री पृष्ठ है टेढ़ा वाला, उससे कितना फ्लक्स निकलेगा। उसके लिए देखिए हमने क्या किया, अब जैसे ये चार्ट है, इसके इधर पर हम एरिया वेक्टर लेंगे तो वो बाहर की तरफ जाएगी, ऐसे बाहर की तरफ, अविलंबवत बाहर की तरफ, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अविलंबवत बाहर की तरफ। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐसे हो गए, तो उनके बीच का एंगल क्या हो गया 0 हो गया। तो ये φ3 इज इक्वल टू आ जाएगा EDA वेक्टर E डॉट DA। तो आप इसको हल करोगे तो EDA cos 0 आ जाएगा, दैट इज क्या आ जाएगा EDA आ जाएगा। इस छोटे से हिस्से से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो गया EDA। तो इस पूरे संपूर्ण गॉसियन बेलन पृष्ठ से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें संपूर्ण फ्लक्स निकल जाएगा। संपूर्ण फ्लक्स निकल जाएगा तो हम आसानी से फाई बराबर वेक्टर E डॉट A लगा करके E का मान आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। माना अनंत लंबाई का एक सीधा चालक तार है जिस पर आवेश एक समान रूप से फैला है। तार का रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है। ठीक है, और मैंने S1 S2 S3 से निकलने वाले फ्लक्स की आपको जानकारी दे दी है। अब आइए देखते हैं कि चूंकि बेलन की लंबाई हमने कितना मान रखा है L मान रखा है, तो अब यहाँ पर लिख देंगे। मैंने अभी समझाया इसलिए लिख रहा हूं कि S1 व S2 से S1 व S2 कैसे पृष्ठ है, समतल और वृत्ताकार पृष्ठ। S1 व S2 से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स φ1 बराबर φ2 दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। मैंने अभी समझाया क्योंकि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री था। अब S3 के क्षेत्रफल अवयव, S3 के क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स वो हो जाएगा D फाई E, D फाई E कर लीजिए, D फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर E डॉट DA, और आप इसको तोड़ देंगे तो आ जाएगा वेक्टर नहीं EDA cos 0, क्योंकि इसमें मैंने अभी समझाया कि वेक्टर E और वेक्टर DA का डायरेक्शन एक है, इसलिए वो क्या हो जाएगा 0 अंश थीटा का मान हो जाएगा। यहाँ पे आ गया D फाई E इज इक्वल टू EDA, और cos 0 का मान 1 होता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो हमने इस छोटे से अवयव से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकाला। अब हम पूरे गॉसियन बेलन पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। संपूर्ण गॉसियन
पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो हो जाएगा। अभी थोड़ा सा वैद्युत फ्लक्स, कुछ कम वैद्युत फ्लक्स निकला होगा क्योंकि एरिया बहुत छोटी है, इसलिए कम वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो जब कुल वैद्युत फ्लक्स आप निकालेंगे तो इसको मैं लिख रहा हूं फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इसका इंटीग्रल करेंगे ये डी फाई ई का इंटीग्रल करेंगे आप, इसका करेंगे डी फाई ई का इंटीग्रल करेंगे। थोड़ा यहाँ ये भी देख लीजिए कि ये जो गॉसियन पृष्ठ है बेलन वाला, इसका S3 वाला पृष्ठ बंद है, इसलिए हम यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल करेंगे। बंद पृष्ठ है इसलिए बंद इंटीग्रल हो रहा है। और डी फाई ई का मान था यहाँ रख देंगे, डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा इसका मान क्लोज इंटीग्रल, ये रखेंगे वेक्टर ई, या वेक्टर तो हटा दिया ई डी, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बाहर निकल आएगी, इंटीग्रल में फंस जाएगा डी ए, यहाँ पर रह जाएगा कौन डी। तो अब जो बेलन का वक्र, जैसे ये क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ पर स्थित छोटा सा क्षेत्रफल है, अगर इन्हीं क्षेत्रफल को जोड़ा जाएगा तो बेलन का क्या मिल जाएगा, वक्र पृष्ठ मिल जाएगा। क्योंकि समाकलन का काम जोड़ना ही होता है, इसलिए सारे एलिमेंट्री पार्ट जब जुड़ेंगे तो वह एक बेलन का वक्र पृष्ठ का निर्माण कर देंगे। इसलिए ये जो टर्म आपको दिख रहा है क्लोज इंटीग्रल डी ए, इसका मान हो जाएगा बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर, इज इक्वल टू ई, और मैं इसकी जगह लिख दे रहा हूं कि ये जो इसका क्षेत्रफल होगा बेलन का क्षेत्रफल ए, मैं बगल में लिख दे रहा हूं इसको कि क्लोज इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू ए, और ए का मान भी बता देता हूं। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, लेकिन एच तब होता है जब वो बेलन होता है। ये तार है तो तार की जो लंबाई होती है वही बेलन की ऊंचाई हो जाती है, तो एल की जगह यहाँ एच की जगह हो जाता है एल हो जाता है। तो ये 2 पाई आर एल, क्योंकि रेडियस तो इसकी भी आर है, तो इसको यहां रख देंगे पाई ई इज इक्वल टू ई, और ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब हम गास के प्रमेय का यूज यहां लाते हैं। अब गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या करता है कि किसी पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। कौन? वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स, अब यहां आवेश कितना गिरा हुआ है, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जो आवेश गिरा है वह क्यू, स्मॉल क्यू आवेश गिरा है। एल लंबाई का जो तार है वो, उसमें कुल आवेश कितना बंद है, क्यू। तो यहां पर हो जाएगा ये फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये तो गॉस की प्रमेय से हो गई। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्यू का मान निकाल लिया जाए। बात समझ में आई ना, गॉस की प्रमेय से मैंने बोला ना यहाँ से यहाँ तक कितना आवेश गिरा हुआ है, क्यू। तो उनका नियम बता रहा है कि क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो हो गया क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब मैं थोड़ा इस क्यू का मान निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ लेमडा, लेमडा के पदों में क्यू का मान निकालूंगा। तो यहां से हो जाएगा, परंतु हम लोग जानते हैं लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू बाई एल, रेखीय आवेश घनत्व। इसी चालक तार की एकांक लंबाई पर जो आवेश उपस्थित होता है उसे ही हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ से ये देख रहे हैं लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल हो गया। आप इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे क्योंकि मुझे क्यू चाहिए, विच इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ये गुणा कर देंगे तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल हो जाएगा, लेमडा इंटू एल। अब क्यू का मान यहाँ रख दीजिए, क्यू का मान यहाँ पर रख देते हैं। तो इसलिए फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू का मान रखेंगे तो लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख रहे हैं ये गॉस के नियम से फ्लक्स निकला, और ये हमने जो अपने वैद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट लगा के निकाला वो इतना निकला। अब चूंकि पृष्ठ एक ही है तो आप चाहे जितने भी विधियों से वैद्युत फ्लक्स को निकालोगे वो एक ही आएगा। तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स ये आया,
और यहाँ पर विद्युत फ्लक्स ये आया, और मैथमेटिक्स ये कहता है कि ये दोनों विद्युत फ्लक्स क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये बराबर होगा तो हम उसको बराबर कर देते हैं। समीकरण कर दो का लेफ्ट हैंड साइड बराबर भी है तो मैं इसे बराबर कर देता हूं। समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा, लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट राइट भी बराबर, 2 पाई आर एल इक्वल टू हो जाएगा लेमडा टाइम्स एल अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मुझे तो ई चाहिए बस, तो बाकी सब टर्म को उधर कर दीजिए। तो आप इसमें देखेंगे कि ई इक्वल टू आ जाएगा लेमडा एल अपान हो जाएगा 2 पाई आर एल, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ था, इसको एप्सिलॉन नॉट कर लीजिए। ठीक है, अब मतलब ये इधर बुरा है, उधर के भाग हो गया और कुछ नहीं हुआ। आपने देखा कि ये एल एल क्या हो गया, कट गया। अब E इक्वल टू आएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाई आर। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसी अनंत लंबाई के चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अदिश है, यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का केवल परिमाण मात्र है। अगर आप इसे दिशात्मक रूप देना चाहते हैं, दिशा कैसे होगी, वही तार से अभिलंबवत बाहर की ओर, अगर बिंदु उधर है तो उधर की तरफ हो जाएगा, उधर माने इधर, मेरे इधर हाथ इस हाथ की साइड है तो इधर हो जाएगा, और इस हाथ की साइड है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर हो जाएगी। पॉइंट उधर होगा तो तीव्रता उधर, पॉइंट इधर होगा तीव्रता इधर हो जाएगी। अगर आप इसका सदिश रूप लिखना चाहते हैं, इसका सदिश रूप भी लिख देता हूं। सदिश रूप क्या हो जाएगा, वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर इंटू यूनिट वेक्टर आर, इंटू यूनिट वेक्टर आर। यूनिट वेक्टर आर क्या है ये भी थोड़ा जान लीजिए। यूनिट वेक्टर क्या है, त्रिज्या के अनुदिश इकाई सदिश। मैं लिख देता हूं ये पर, त्रिज्या के अनुदिश इकाई सदिश। त्रिज्या के अनुदिश क्या है, इकाई सदिश। इस तरह से आपने देखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई किसी तार के निकट। आप इस सूत्र को जरा ध्यान से देखिए तो यह एक बात टिप्स में निकल के आएगी कि ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है, अगर लेमडा कांस्टेंट हो तो ये सब चीज तो कांस्टेंट ही हो जाएगी। तो किस पे डिपेंड कर गया, 1/r पर। तो मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती। थोड़ा बात सोच के देखिए कि अगर त्रिज्या का मान बड़ा हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम। अब इसका अर्थ क्या होगा, जैसे जैसे इस चालक तार से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता जाएगा, क्योंकि R का मान बड़ा तो E का मान कम। और जैसे जैसे हमारा बिंदु चालक तार के निकट रहेगा वैसे वैसे ही वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना ही प्रबल और अधिक होगा। ठीक है, इस तरह से आपने ये नियम देखा। अब आइए इसका एप्लीकेशन 2 देखते हैं। आइए देखें कि अनंत विस्तार के एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गास के प्रमेय का इस्तेमाल करके कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले कुछ बातों को मान लिया जाए कि माना अनंत विस्तार की एक समतल चादर है जिसकी मोटाई लगभग क्या है, नगण्य। चादर पर एक समान रूप से धनावेश फैला हुआ है और जो चादर है माने वो जो पृष्ठ है उसका पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। चादर से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, वही बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, लेकिन गॉस के प्रमेय की सहायता। ठीक है, अच्छा चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या क्या हमें करना पड़ता है उसको भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक कोई बुक है, जैसे मान लीजिए ये मैंने ले लिया किताब, ये एक ऐसे पृष्ठ है,
जब मुझे समझाना है तो चाहे जैसे करके समझाना ही पड़ेगा। आपके सामने ऐसे दिख रहा है इसलिए मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। और मुझे 2 चाक की भी जरूरत पड़ेगी। लीजिए चाक भी ले लेता हूँ, समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। अब ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ से स्मॉल r दूरी पर यहाँ एक पॉइंट P है, ठीक है। इतना दूरी पर स्मॉल r, यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बिंदु P के चारों ओर एक पृष्ठ घेर दूंगा ऐसे वृत्ताकार। अब एक ऐसे गॉसियन बेलन पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिस गॉसियन बेलन पृष्ठ का आधार हमारा ये वाला वृत्ताकार भाग बन जाएगा जो मैंने बिंदु P के चारों ओर घेरा हुआ है। मान लीजिए ये जो घेरा हुआ पार्ट है वो इस चाक के फलक पे आ जा रहा है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर आ जा रहा है। तो ऐसे ही एक बेलन जाएगा इस पृष्ठ से गुजरता हुआ, जिसकी आधी लंबाई r इधर होगी और आधी लंबाई r इधर होगी। माने बेलन की कुल लंबाई कितना हो जाएगी, 2r हो जाएगी। इस पे जगह जगह हर जगह एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है। ये तो जो किताब है इसका हर एंड बधा हुआ है, माने अनंत रूप का नहीं है। ये अनंत रूप से मान लिया जाए उधर भी फैला है, ये अनंत रूप से इधर भी फैला है, इधर फैला या इधर फैला, तब जाके वो अनंत होगा, ठीक है ना। इसका मतलब अब देखिए जो गॉसियन बेलन पृष्ठ बन गया होगा उसके पास 3 पृष्ठ होगी, एक पहला सपाट इधर, एक उधर वाला सपाट और एक तो ये जो मतलब वक्राकार पृष्ठ है। तो यहाँ पर वक्राकार पृष्ठ जैसे इस पे प्लस प्लस आवेश है, बिंदु इधर स्थित है, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी बाहर की तरफ, और जो एरिया वेक्टर होगा सपाट वाले पर, समतल वाले पर, वो भी उधरी की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि ये सपाट पृष्ठ है, इस पे जो एरिया वेक्टर खींचेंगे अविलंबवत बाहर की ओर, ये भी अविलंबवत बाहर की ओर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अविलंबवत बाहर की ओर। तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। माने सपाट पृष्ठों से, चाहे वो सपाट पृष्ठ इधर का हो चाहे वो सपाट पृष्ठ इधर का हो, दोनों सपाट पृष्ठों से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। अब जरा देख लेते हैं वक्र पृष्ठ से क्या होगा। ये रहा चाप का वक्र पृष्ठ टेढ़ा वाला, हाँ, तो अभी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी और एरिया वेक्टर ऊपर, ऐसे अविलंबवत ऊपर की तरफ, त्रिज्या के अंदिश अविलंबवत ऊपर की तरफ, ठीक। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना देखेंगे आप, 90 डिग्री, ये इधर ये इधर, तो 90 डिग्री। तो जब आप सूत्र लगाएंगे E डॉट DA, तो E DA cos 90 हो जाएगा और इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि S1 S2 से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा और S3 से कोई वैद्युत फ्लक्स निकलने वाला नहीं है। चलिए अब निगमन को आगे हम बढ़ा रहे। S3 से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको मैं φ3 कर देता हूँ। φ3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर E डॉट DA, सूक्ष्म क्षेत्रफल उसके कुछ पर DA मान लेता हूँ, जैसे यहाँ लिखा है ना DA, उसको DA मान लेता हूँ, तो वेक्टर D हो जाएगा और E DA cos 90 और रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। तो आपने देखा है S3 से गुजरने वाला फ्लक्स 0 हो गया। अब लिखेंगे, अब मैंने समझा दिया था कि सब दोनों ये जो सपाट पृष्ठ थे वहां से फ्लक्स निकला हुआ था। लिख दे रहे हैं कि अब दोनों सपाट का मतलब वही वृत्ताकार, समतल और वृत्ताकार को हम सपाट लिख दे रहे हैं। दोनों सपाट पृष्ठों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए पूरे गॉसियन बेलन पृष्ठ से बोला जाएगा कितना कुल फ्लक्स निकला, तो दोनों सपाट पृष्ठों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स धन वक्र पृष्ठ से निकलने वाला, वक्र पृष्ठ S3 से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्योंकि S3 का मान 0 है, इसलिए जो सपाट पृष्ठों से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वही गॉसियन बेलन पृष्ठ से भी निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई E बराबर ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल, आपके सामने आएगा d∅1 प्लस क्लोज इंटीग्रल d∅2। अब ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मैंने तो छोटा छोटा हिस्सा लिया है dA, तो उसका मुझे क्या पूरे पृष्ठ का लेने के लिए मुझे समाकलन करना पड़ेगा। फाई E
ये डी फाई वन कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल डी फाई वन हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए प्लस वही बात इधर हो जाएगी, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए। मैंने बात समझाया था कि यहाँ भी इस वाले पृष्ठ के लिए वेक्टर ई डॉट डी के बीच का एंगल 0 और इस वाले पृष्ठ के लिए भी वेक्टर ई डॉट डी के बीच का एंगल, माने वेक्टर डी और डी ई के बीच का एंगल क्या था, 0 था। तो ये दोनों इंटीग्रल क्या हो जाएंगे, सेम है, आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा और हल कर दे रहा हूँ। 2 टाइम्स ई डी ए कॉस 0। अब cos 0 का मान हल करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो फाई ई इज इक्वल टू आएगा, कितना आएगा, ई आ जाएगा बाहर 2e और उसके अंदर हो जाएगा cos 0 का मान 1 हो जाएगा और क्लोज इंटीग्रल कितना हो जाएगा, ओनली डीए हो जाएगा। ठीक है, डी। तो आप ये समझिए कि अगर एक बेलनाकार पृष्ठ है आपके पास, सॉरी, तो उसका जो सपाट पृष्ठ होगा वो वृत्ताकार होगा। सपाट पृष्ठ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। और उस वृत्ताकार का क्षेत्रफल मैंने कितना मान लिया, a। कितना मान लिया, a। तो ये हो जाएगा 2e इंटू ए, कोष्टक में लिख दिया कि क्या हो गया, यहाँ पे लिख देंगे कि a इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल d। ठीक है, पाई e इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास, वो आया 2e a विच इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यही फाई ई पूरे गॉसियन बेलन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स होगा। मैं यहाँ पर ये नहीं लिख रहा कि संपूर्ण गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स वो यही होगा, इसलिए मैं उसे नहीं लिख रहा। आप ये लिखिए, चाहे उसको एक लाइन बढ़ा कर लिख दीजिएगा। ये समझ लीजिएगा कि संपूर्ण गॉसियन बेलन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, क्योंकि इसमें आप S3 का मान जोड़ देंगे तो फिर भी तो यही आएगा, S3 का मान तो 0 है, कोई बात नहीं। अब गॉस के प्रमेय से वो क्या हो जाएगा, गॉस के प्रमेय से वो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा, मान लिया ये जो पृष्ठ है या गॉसियन बेलन पृष्ठ है, इसके अंदर इतने दूर में कितना आवेश भरा हुआ है, स्मॉल क्यू आवेश भरा हुआ है। तो ये क्यू आवेश का क्या हो गया, 1/ε0 हो गया। परंतु आवेश का पृष्ठ घनत्व हमने माना क्या है, सिग्मा माना है। सिग्मा इक्वल टू आपने पढ़ा होगा Q बाई ए, जहाँ ए पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ से अगर आप तिर्यक गुणा कर देंगे तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। Q का मान उठा के यहाँ रख लीजिए। इसलिए गॉस के प्रमेय वाले में पाई ई इज इक्वल टू आ गया सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमने जब फ्लक्स वाले नियम से मतलब वेक्टर ई डॉट ए का प्रयोग करके जब फ्लक्स निकाला बेलनाकार पृष्ठ से, तो उसका मान आया है 2e और जब गॉस के प्रमेय का प्रयोग करके निकाला तो उसका मान आ गया क्या, फाई इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। हम वैद्युत फ्लक्स को चाहे एक विधि से निकाले चाहे किसी अन्य विधि से निकाले, अगर मेरा पृष्ठ सीमित है, वही पृष्ठ है, तो उससे निकलने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, बराबर भी होगा। इसलिए ये फाई ई और ये फाई ई बराबर होगा। इसलिए मैं समीकरण 1 और 2 को क्या कर दे रहा हूँ, बराबर। वैसे भी गणित के हिसाब से ये फाई ई दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब लिख देंगे आप समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, आपके पास मिलेगा 2e a इज इक्वल टू क्या, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। आपने देखा कि गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी दिशा, अगर इस वेक्टर ई की दिशा जो यहाँ ई लिखा है, तो बस खाली ये परिमाण लिखा है। अगर आप इसकी दिशा को जानना चाहें तो दिशा समझ लीजिए, ये जो मैंने मेरा हथेली था, अगर आप पॉइंट पे इधर लेते हैं तो इस पी से अभिलंबवत बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है ना।
वो यहाँ आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो ई की दिशा होगी इधर की साइड होगी, इधर राइट हैंड साइड, मेरे राइट हैंड साइड। अब इस फार्मूले में ये तो बहुत आसानी से आएगा कि चादर के निकट किसी बिंदु पर जो बद्ध क्षेत्र की तीव्रता है वो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। इस फार्मूले में एक बहुत अच्छी बात निकल के आई है कि आप देखेंगे इस फार्मूले में कहीं आर नहीं है। थोड़ा याद करिए, जो पिछला वाला निगमन आपने किया अनंत लंबाई के चालक तार वाला, वहां से आर दूरी पर जो बद्ध क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाला उसमें जो है फार्मूले में आर आया था नीचे। मैंने अभी पिछले अभी वीडियो में बताया, तार वाले वीडियो में 1 पर आ रहा है, बद्ध क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती, तो मैंने अभी समझाया उसको। ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं आया। इसके जब समतल चादर हो गई तो उसमें आर का कोई मतलब नहीं आया। इसका मतलब जब समतल चादर रहेगी आवेशित तो बिंदु बिल्कुल पास हो या बिंदु दूर हो, इस बात को निर्भर नहीं करने वाला है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है, इसकी दूरी पर निर्भर नहीं करेगी। यहाँ हो, यहाँ हो या इसके बिल्कुल पास ही हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। इस फार्मूले में आर नहीं आया है, यह यही बता रहा है। ठीक, इस तरह से आपने देखा कि कैसे अनंत विस्तार के समतल आवेशित चादर के निकट हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाला। अब जो है कि कल हम इसके विशेष केसों को भी, जो विशेष स्थितियां इसके अंदर आने वाली हैं, जैसे एक समतल थोड़ा मोटी चादर लेके उस पर विचार करेंगे क्या होगा, फिर 2 चादरों को प्लस माइनस लेके उसके बीच में निकालेंगे तब क्या होगा। ऐसी केसों का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो, कल वाले वीडियो में करेंगे। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।